नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, राजस्थान की इस ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम राजस्थान की भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। और भौतिक स्वरूप में 4 विभाजन किए थे हमने, और उसमें से हमने अरावली का अध्ययन किया है और हम मरुस्थल के अध्ययन कर रहे हैं। और मरुस्थल के अध्ययन में हम कुछ पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। फिर हमने मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया था, शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है, और उसमें से शुष्क मरुस्थल को हमने पढ़ लिया है पिछली क्लास में, और शुष्क के 2 भाग हमने पढ़े थे, बालू का स्तूप और बालू का मुक्त प्रदेश, वो हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए, आप अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखिए। आप अर्ध शुष्क मरुस्थल की मैं बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, राजस्थान की भौतिक स्वरूप में हम पढ़ रहे मरुस्थल, और मरुस्थल को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। देखिए आप, ये अरावली है, अब ध्यान से देखिए, ये अरावली है। ठीक है, ये अरावली है, और ये देखिए आप, ये क्या है, मरुस्थल है। और मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था हमने, शुष्क, और ये क्या है, अर्ध शुष्क। ठीक है, तो हमने शुष्क की बात कर ली है, और आज हम बात करेंगे अर्ध शुष्क। समझ पा रहे हैं हम? और अर्ध शुष्क को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। ये मैंने पिछली क्लास में बता दी कौन कौन से 4 भाग है अर्ध शुष्क के। इसके मैंने 2 भाग बताए थे, और अर्ध शुष्क के मैंने पिछली क्लास में कितने भाग बताए थे? 4 भाग। ठीक है, इसके 4 भाग कौन कौन से, उनके 4 भागों की एक एक की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए आप, बात करने वाले हैं। देखिए आप, ये देखिए आप, अर्ध शुष्क मरुस्थल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है। अर्ध शुष्क में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी है, यह मरुस्थल देखिए कहाँ स्थित है। ये बात आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। ये 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है। 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है, और अरावली के कौन से भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है। यही बात की थी हमने पिछली क्लास में। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप पिछली क्लास में देखिए, हमने 4 भाग कैसे किए थे, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर किए थे, वो देखिए आप। ठीक है, अरावली के पश्चिम में है, और 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है। और इसके 4 डिवाइडेशन मैंने किए थे, वो मैं बता देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए, 4 हमने जो भाग बताए थे, वो कौन से 4 भाग बताए थे, तो आप ध्यान रखेंगे। ये भाग देखिए, गगर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और गोडवाड़ प्रदेश, ये 4 भाग बताए थे। तो इन चारों भागों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आप, तो ये कहाँ स्थित है? आपके सामने है। ये 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्वी भाग में और अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है, और इसके 4 भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आप, एक एक भाग को हम पढ़ेंगे। तो देखिए आप, नंबर 1 बात करूँ मैं, गगर बेसिन की मैं बात करूँ तो देखिए, गगर बेसिन ये देखिए आप। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे। देखिए आप, मैं यहाँ 2 जिलों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जिला है, आप ध्यान रखेंगे, श्री गंगानगर। ठीक है, और ये जिला है हनुमानगढ़। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आपके ध्यान क्या रखना है, आपको एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखिए, यहाँ से गगर नदी, ये देखिए आप, गगर नदी की हम बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए आप, गगर नदी कालका पहाड़ से आती है। कालका पहाड़ हिमाचल प्रदेश से आती है। हिमाचल प्रदेश से आती है। हिमाचल प्रदेश कालका पहाड़ से आती है, यानी शिवालिक हिमालय से आती है। यानी ये बोल सकते हैं हम, शिवालिक हिमालय से आती है। और हिमालय में सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय। सबसे पुराना हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से जब ये आती है तो आप इतना ध्यान रखेंगे। देखिए, आप इतना ध्यान रखेंगे, मैं बात बताऊँ यहाँ से,
देखिए ये प्रवेश कहाँ करती है, ये टीबी तहसील में प्रवेश करती है। टीबी तहसील हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, और यहीं पर एक झील है, उस झील का नाम क्या है, तलवाड़ा झील है। ये तलवाड़ा नामक स्थान पर प्रवेश करती है और यहीं पर एक झील, उसका नाम है तलवाड़ा झील, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील है, राजस्थान की सबसे नीची झील है तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा टीबी तहसील में प्रवेश करती है नदी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ तक जाती है, अंतिम बिंदु की मैं बात करूँ तो देखिए अंतिम बिंदु, तो आप बताएंगे सर अंतिम बिंदु की मैं बात करूँ तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक है। फोर्ट अब्बास तक है। ठीक है, और यहाँ इसे हकरा के नाम से जानते हैं। हकरा, यहाँ इसे हकरा के नाम से जाना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, हकरा के नाम से जाना जाता है। और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसे नाली के नाम से जाना जाता है। नाली के नाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसे नाली के नाम से जाना जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो आप ध्यान रखिए राजस्थान के 2 जिलों में बहती है और इसका अंतिम बिंदु कहाँ, फोर्ट अब्बास है। प्रवेश कहाँ करती है, टीबी तहसील में प्रवेश करती है। कहाँ से आती है, कालका पहाड़ से आती है। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता देता हूँ इस नदी के बारे में। देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे, इसके उपनाम की मैं बात करूँ, उपनाम, तो उपनाम इसके मृत नदी, सोतर नदी, दवेशवती, राजस्थान का शोक, सरस्वती, ये इसके क्या है, उपनाम है। ठीक है, उद्गम मैंने बता दिया। प्रवेश कहाँ करती है, देखिए कितने जिलों में बहती है, प्रवाह की मैं बात कर रहा हूँ तो आप बताएंगे सर ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। श्री गंगानगर में बहती है। ठीक है, इसकी नॉर्मल बात करेंगे हम, इसकी डिटेल से बात हम नदियों में करेंगे। यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। ठीक है, इसका उपजाऊ भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, उपजाऊ भाग को हम क्या कहते हैं, बग्गी के नाम से जानते हैं, बग्गी। ठीक है, इसके मैदान को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे नाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाली के नाम से जानते हैं। और इसके बेसिन में देखिए, इसके बेसिन में राइस बेल्ट स्थित है। ठीक है, राइस बेल्ट एंड चावल बेल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चावल बेल्ट स्थित है इसके बेसिन में। और इस पर शहर की मैं बात करूं, देखिए आप इस पर शहर कौन कौन से हैं तो आप ध्यान रखेंगे, सूरतगढ़, अनूपगढ़, बटनेर। ठीक है, हनुमानगढ़ जंक्शन, ये शहर इस पर स्थित है। हनुमानगढ़ जंक्शन, जब इस नदी में बाढ़ आती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन डूब जाता है, तो ये शहर स्थित है। श्री गंगानगर और अनूपगढ़, ये तो कहाँ स्थित है, श्री गंगानगर में। बटनेर और हनुमानगढ़ जंक्शन, ये कहाँ है, हनुमानगढ़ में, ये शहर इस पर स्थित है। ठीक है, उपनाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उपनाम आप ध्यान रखेंगे, प्रवाह क्षेत्र ध्यान रखेंगे। उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं, बग्गी। मैदान कौन सा है, नाली। और बेसिन क्या है, इसके बेसिन में क्या है, राइस बेल्ट है। शहर की बात, सूरतगढ़, अनूपगढ़, बटनेर और हनुमानगढ़, ये शहर ध्यान रखने हैं। प्रवेश कहाँ करती है, ये ध्यान रखना है। कहाँ से आती है, शिवालिक हिमालय से आती है, ये ध्यान रखना है। कितने जिलों में बहती है, 2 में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। यहाँ इसको क्या कहते हैं, हकरा, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे घगर नदी बेसिन में, ये बात। हाँ, इसके अलावा मैं कुछ बात करूँ पॉइंटों में, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। देखिए आप एक बात और ध्यान रखेंगे, ये सामान्यतः कहाँ तक बहती है, तो आप बताएंगे ये बटनेर तक बहती है। सामान्यतः बटनेर तक बहती है। अधिक पानी होने पर, इसमें ध्यान रखें आप, इसमें थोड़ा अधिक पानी हो जाएगा तो ये कहाँ तक बहेगी, अनूपगढ़ तक बहेगी। और इसमें अगर बाढ़ आ जाए
तो ये नदी फोर्ट अब्बास तक बहती है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक बहती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर इसमें बाढ़ आ जाए तो ये फोर्ट अब्बास तक बहती है, सामान्यतः ये बहती है बटनेर तक, और अधिक थोड़ा सा पानी अधिक हो जाए तो ये अनूपगढ़ तक बहती है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ बातें और ध्यान रखेंगे, वो बातें मैं बता देता हूँ। सभ्यता की बात आप ध्यान रखेंगे। सभ्यता, इसमें कौन कौन सी सभ्यता है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी सभ्यता घग्गर नदी पर है, इस बात को आप ध्यान से देखिए, कौन कौन सी सभ्यता है। ठीक है, एक तो आप कालीबंगा ध्यान रखेंगे। कालीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ में। एक रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, एक पीलीबंगा सभ्यता ये ध्यान रखेंगे। पीलीबंगा सभ्यता आप ध्यान रखेंगे तो ये हनुमानगढ़ में ये सभ्यता आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक सभ्यता आप ध्यान रखेंगे, बनावली सभ्यता ध्यान रखेंगे। बनावली सभ्यता कहाँ स्थित है? हरियाणा में। बनावली सभ्यता कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो बनावली सभ्यता हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा, रंग महल, पीलीबंगा ये सभ्यता आप ध्यान रखेंगे हनुमानगढ़ में। तो आप ध्यान रखेंगे, एक झील का ध्यान रखेंगे। कौन सी झील है? तलवाड़ा झील स्थित है। ठीक है, कौन सी झील है? तलवाड़ा स्थित है, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। ठीक है, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? देखिए, नीची झील का मतलब क्या है? नीची झील का मतलब समुद्र तल से नीची है। ठीक है, राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? यही है। राजस्थान की सबसे गहरी कौन सी है, यानी उसकी गहराई ज़्यादा है, तो वो कौन सी है? नक्की झील है। ठीक है, और राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, जो ऊंचाई पर स्थित है? वो भी नक्की झील है। नक्की झील ऊंचाई पर स्थित भी और गहराई भी ज़्यादा है। तो राजस्थान की सबसे गहरी और ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील, जो सिरोही जिले में आती है, माउंट आबू में। और संभाग की मैं बात करूँ जोधपुर संभाग है। जबकि ये राजस्थान की सबसे नीची झील है, समुद्र तल से नीची है। बात समझ पा रहे हैं? विश्व की सबसे नीची झील की अगर मैं बात करूं तो मृत सागर झील है। कौन सी है? मृत सागर झील। भूमध्य सागर में मृत सागर झील विश्व की सबसे नीची झील है। ठीक है, और विश्व की सबसे गहरी झील की मैं बात करूं, विश्व की सबसे गहरी झील की बेकोंग झील स्थित है। बेकोंग झील कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस, साइबेरियन रूस में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची झील की मैं बात करूं तो टिटिका का झील है। कौन सी झील है? टिटिका का झील है। और टिटिका का झील कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे गहरी झील और विश्व की सबसे नीची झील आप मैंने बता दी है। और यहाँ भी मैंने 3 झीलों की बात बताई है। तो आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो इसके उपजाऊ भाग को क्या कहते हैं? बग्गी के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए आप, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का पहला पॉइंट हमने क्लियर किया है। उस पॉइंट का नाम है घग्गर नदी बेसिन। उस पॉइंट का नाम क्या है? घग्गर नदी बेसिन, अर्ध शुष्क मरुस्थल का पहला भाग। और अर्ध शुष्क मरुस्थल का अगले भाग की ओर चलें तो देखिए आप, शेखावाटी प्रदेश की मैं बात करूं, ये देखिए आप शेखावाटी प्रदेश। अब आप ध्यान से देखिए, शेखावाटी प्रदेश की बात करें तो आप बताएंगे सर शेखावाटी प्रदेश, ये देखिए आप, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यानी आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि शेखावाटी प्रदेश है, ये देखिए ये अरावली है, ये क्या है? अरावली है। ये क्या है? अरावली है। शेखावाटी प्रदेश की मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर ये मरुस्थल के 2 भाग है, ये शुष्क और अर्धशुष्क। यानी ये घग्गर का मैदान है, ये घग्गर बेसिन है, और ये शेखावाटी प्रदेश है। शेखावाटी प्रदेश है। और शेखावाटी प्रदेश में ये शेखावाटी प्रदेश है। इसके बाद में यहाँ कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, और ये कौन सा है? गोडवाड़ प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थल के 4 भाग हैं, सॉरी अर्ध शुष्क के कितने भाग हैं? 4। ये अर्ध शुष्क है। ठीक है, अर्ध शुष्क के 4 हैं, जिसमें हमने एक को कॉन्सेप्ट क्लियर किया, घग्गर बेसिन की हमने बात की है। अब मैं बात करता हूँ शेखावाटी प्रदेश की बात करता हूँ। तो आप बताएंगे शेखावाटी प्रदेश की मैं बात करूँ तो आप ध्यान से देखिए, शेखावाटी प्रदेश में क्या ध्यान रखना है। एक तो ये आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है।
किसका प्रवाह? आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। पहली बात आप ध्यान रखेंगे, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, इसके अलावा शेखावाटी प्रदेश में ध्यान रखेंगे, शेखावाटी प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं, देखिए शेखावाटी प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं, जिसे हर्ष की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, यहाँ छोटी मोटी जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों को क्या कहते हैं? हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, हर्ष की पहाड़ियाँ, ठीक है। और शेखावाटी नदी में कांतली नदी बहती है, कांतली नदी बहती है, जिसका भाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी, जिसका भाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। तो आप पूछें कि तोरावाटी प्रदेश किस में आता है? शेखावाटी प्रदेश में आता है, ठीक है। और तोरावाटी और इस कांतली नदी पर क्या है? गणेश्वर सभ्यता स्थित है, गणेश्वर सभ्यता स्थित है। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगिनी की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। किसकी? ताम्रयुगिन की, ताम्रयुगिन की जननी कहते हैं। ताम्रयुगिन की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? सीकर में, नीमका थाना में स्थित है, कांतली नदी पर। कांतली नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे घग्गर नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे कांतली नदी है। और इस पर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता सीकर में, नीमका थाना में स्थित है, जिसे ताम्रयुगिन की जननी कहा जाता है। और इसके भाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। और शेखावाटी में छोटी पहाड़ियों को क्या कहता है? हर्ष की पहाड़ियाँ। ये कैसा प्रदेश है? आंतरिक प्रवाह का प्रदेश है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक बात आप ध्यान रखेंगे, एक तो होता है जोहड़, ठीक है, और एक होता है नाड़ा, ठीक है। शेखावाटी में पक्के कुओं को, देखिए आप, पक्के कुओं को क्या कहते हैं? नाड़ा कहते हैं। और कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं और पक्के कुओं को क्या कहते हैं? नाड़ा कहते हैं। और छोटे तालाबों को क्या कहते हैं? सर या सरोवर कहते हैं, सर या सरोवर। छोटे तालाब जो होते हैं, छोटे तालाबों को क्या कहते हैं? सर या सरोवर कहते हैं, ठीक है, सर या सरोवर कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। शेखावाटी प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये इतनी बातें मैंने शेखावाटी प्रदेश की बात की है। ये हम बी पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसकी बाद में बात करेंगे और इसकी भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो सर और सरोवर की बात करेंगे। पक्का कुओं को क्या कहते हैं? नाड़ा। और जोहड़ किसे कहते हैं? कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है, ठीक है। कांतली नदी बहती है, ये आप ध्यान रखेंगे, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और शेखावाटी प्रदेश से की मैं बात करूं तो शेखावाटी प्रदेश में ज़िले कौन कौन से आते हैं? ये सबको पता है। शेखावाटी प्रदेश में ज़िले कौन कौन से आते हैं ये आपको सबको पता है। चूरू, सीकर और झुंझुनू। और शेखावाटी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चूरू है। शेखावाटी का सबसे बड़ा जिला चूरू, दूसरे नंबर पे सीकर और तीसरे नंबर पे कौन सा है? झुंझुनू है। शेखावाटी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चूरू है, फिर सीकर, फिर झुंझुनू है। बात समझ पा रहे हैं? ये बात आप ध्यान रखेंगे। शेखावाटी का मतलब तीनों जिलों की बात ध्यान रखनी है। ये मरुस्थल में आते हैं तीनों ही जिले, ये भी आप ध्यान रखेंगे। शेखावाटी प्रदेश पूरा किस में आता है? मरुस्थल में ही आता है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। शेखावाटी प्रदेश में घग्गर की बेसिन की हमने बात की है, शेखावाटी की हमने बात की है। शेखावाटी प्रदेश में कुछ कॉन्सेप्ट और देखें तो देखिए आप ध्यान से देखिए। आप शेखावाटी में और कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो देखिए शेखावाटी और कॉन्सेप्ट देखिए। जब आपने एक बात की थी अभी जस्ट पहले, जोहड़ क्या है, तो आप जोहड़ का ध्यान रखेंगे। अभी जोहड़ आएगा, नेहड़ आएगा, आप नेहड़ का ध्यान रखेंगे। बेरा आएगा तो आप बेरा का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बीड़ा आएगा तो आप बीड़ा का ध्यान रखेंगे। बीहड़ आएगा तो बीहड़ का भी ध्यान रखेंगे। बीड़ आएगा तो ये भी बीड़ भी ध्यान रखना है, ठीक है। नाड़ा ध्यान रखेंगे,
नाड़ा ध्यान रखेंगे। नेस्टा आप ध्यान रखेंगे, नेस्टा क्या होता है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बरड़ क्या होता है ये ध्यान रखेंगे, बरड़ क्या होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। रोही क्या होता है ये भी ध्यान रखना है, रोही क्या होता है, ठीक है। भाकर क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ। खादर क्या होता है ये ध्यान रखना है, खादर। बांगर क्या होता है ये ध्यान रखना है, बांगर क्या होता है, ठीक है। बाबर क्या होता है, भोमट क्या होता है, ठीक है। बाबर क्या होता है ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाबर क्या होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे, बाबर की बात करते हैं। बाबर की ध्यान रखेंगे। बाबर का भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आप एक बात ध्यान रखें, जोहड़ की मैं बात करूं तो अभी बात की है कि शेखावाटी में कुओं को, शेखावाटी में कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं। नेहड़ क्या है, जालोर में दलदली भूमि है, जालोर में क्या है, दलदली भूमि को क्या कहते हैं, नेहड़ कहते हैं। बेरा क्या है, ढूंढाड़ में, ढूंढाड़ में, ढूंढाड़ में कुओं को क्या कहते हैं, बेरा कहते हैं। बीड़ा क्या है, ढूंढाड़ में, ध्यान से देखिए आप, ढूंढाड़ में घास के मैदान, घास के मैदान क्या कहलाते हैं, ढूंढाड़ में घास के मैदान बीड़ा कहलाते हैं। बीहड़ के चंबल नदी द्वारा उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति किसके द्वारा, चंबल द्वारा, चंबल नदी द्वारा उत्खात स्थलाकृति यानी उबड़ खाबड़ स्थिति क्या कहलाती है, बीहड़ कहलाती है। अगर मैं बात करूँ बीड़ की, बीड़ क्या है, शेखावाटी में घास के मैदान है, शेखावाटी में, शेखावाटी में घास के मैदानों की मैं बात करूं तो वो क्या है, बीहड़ है। नाड़ा क्या है, नाड़ा देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, रेल और नाड़ा, लोनी नदी को, लोनी नदी को जालोर में नाम दिया गया है, रेल और नाड़ा, जालोर में नाड़ा कहते हैं। और नाड़ा और किसे कहते हैं, शेखावाटी में पक्के कुओं को भी नाड़ा कहते हैं और लूनी नदी के बेसिन को जालोर में नाड़ा कहते हैं। ये दो बात ध्यान रखेंगे। नेस्टा क्या है, नेस्टा के बारे में ध्यान रखेंगे, वर्षा जल संरक्षण की विधि है। नेस्टा वर्षा जल संरक्षण विधि है। वर्षा जल संरक्षण की विधि कौन सी है ये आप ध्यान रखेंगे। बरड़ क्या है, बूंदी में, बूंदी में, बूंदी जिले में पथरीला बाग, बूंदी जिले में पथरीला बाग क्या कहलाता है, बरड़ कहलाता है। अरावली के ढालों पर, अरावली के ढालों पर घास के मैदान, अरावली के ढालों पर घास के मैदान क्या कहलाते हैं, रोही कहलाते हैं। भाकर क्या कहलाते हैं, सिरोही में, सिरोही में जो पहाड़ियाँ हैं अरावली की पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। सिरोही में अरावली की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। खादर किसे कहते हैं, नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो प्रतिवर्ष से नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं ये आप ध्यान रखेंगे, बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। भोमट क्षेत्र क्या है, भोमट आप बताएंगे डूंगरपुर, डूंगरपुर प्लस सिरोही, डूंगरपुर सिरोही प्लस उदयपुर, डूंगरपुर सिरोही और उदयपुर का सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर भील जनजाति का आधिक्य पाया जाता है भोमट कहलाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भाबर क्या है, भाबर, भाबर क्या है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, कंकड़ पत्थर, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर क्या कहलाते हैं, भाबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भाबर कहलाते हैं। बात समझ पा रहे हैं, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए क्लियर किया ताकि आप यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो हर प्रत्येक चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, किसको किस नाम से जानते हैं। ये बात थी शेखावाटी प्रदेश की। ठीक है, आप शेखावाटी प्रदेश को ध्यान से देखेंगे, इतनी बातें कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं शुष्क प्रदेश के, शुष्क प्रदेश के, सॉरी अर्ध शुष्क प्रदेश के
अर्धशुष्क प्रदेश के नागौरी उच्च भूमि में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? नागौरी उच्च भूमि में चलते हैं। और नागौरी उच्च भूमि की अगर मैं बात करूं तो आप इतना ध्यान रखेंगे, देखिए आप नागौरी उच्च भूमि में आप इतना ध्यान रखें, ये देखिए आप नागौरी उच्च भूमि की मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे ये नागौरी उच्च भूमि है, ये देखिए आप, ठीक है। अर्धशुष्क प्रदेश की अगर मैं नागौरी उच्च भूमि की बात करूं तो आप यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि देखिए इसके मैं 3 पार्टीशन करता हूँ। देखिए ये वाला भाग जो बीकानेर से टच होता है, ये जो बीकानेर से टच होता है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस भाग को, ठीक है, मंगलोद श्रेणी कहते हैं। जो बीकानेर से टच में है उसे मंगलोद कहते हैं, ठीक है, मंगलोद श्रेणी कहते हैं, जहाँ जिप्सम का जमाव है, जहाँ क्या है? जिप्सम का जमाव है। नागौरी उच्च भूमि की मैं बात कर रहा हूँ और इसमें, ठीक है, और जिप्सम के जमाव को क्या कहते हैं ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, हार्डपन कहते हैं। जिप्सम के जमाव को क्या कहते हैं? हार्डपन कहते हैं। कौन सी श्रेणी में जिप्सम जमाव है? तो आप बताएंगे सर नागौरी उच्च भूमि के मंगलोद श्रेणी में स्थित है। नागौरी उच्च भूमि की कौन सी श्रेणी में है? मंगलोद में है। ये पूरी किसकी बात कर रहे हैं हम? नागौरी भूमि की, उच्च भूमि की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नागौरी उच्च भूमि की बात कर रहा हूँ, ये देखिए आप। और इसी नागौरी उच्च भूमि में आप एक बात और ध्यान रखेंगे, जो अजमेर वाली साइड से टच है, देखिए ये अजमेर वाले भाग में टच है, इधर वाली, इसे हम मकराना श्रेणी के नाम से जानते हैं। मकराना, ठीक है, मकराना के नाम से जानते हैं, मकराना श्रेणी के नाम से जानते हैं। और मकराना श्रेणी किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना का संगमरमर राजस्थान में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर है। और संगमरमर को ही आप क्या कहते हैं? मार्बल कहेंगे, ठीक है, इंग्लिश में मार्बल कहेंगे। तो मकराना का जो श्रेणी का ताजमहल किससे बना हुआ है? मकराना के संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। ताजमहल की बात करूँ तो सबसे उत्तम श्रेणी का संगमरमर मिलता है किससे? मकराना श्रेणी से। ये अजमेर वाली साइड में है, देखिए अजमेर वाली साइड में है, और ये मंगलोद है बीकानेर वाली साइड में है। अब बात करें दक्षिणी भाग की, बात करें, देखिए आप दक्षिणी भाग की मैं बात करूंगा तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, दक्षिणी भाग की हम बात करें, इस भाग की मैं बात करूँ, दक्षिणी भाग की मैं बात करूँ, यानी आप बताएंगे अजमेर से नीचे वाली साइड में बात करें, अजमेर वाली साइड में, ठीक है। तो दक्षिणी भाग की अगर मैं बात करूं तो ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी को जायल श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? जायल श्रेणी के नाम से जानते हैं, जायल श्रेणी। और जायल श्रेणी में फ्लोराइड का जमाव है, फ्लोराइड का क्या है? जमाव है। जायल श्रेणी में फ्लोराइड का जमाव पाया जाता है, ठीक है। और फ्लोराइड के जमाव के कारण ही यहाँ पर एक तो पाई जाती है भांका पट्टी, ठीक है, और एक पाई जाती है कुबड़ पट्टी। ये क्या होती है मैं अभी बात करूंगा, कुबड़ पट्टी, भांका पट्टी और कुबड़ पट्टी, भांका पट्टी और कुबड़ पट्टी, भांका पट्टी और कुबड़ पट्टी की भी मैं बात करूंगा। देखिए आप, ठीक है, बांका पट्टी और कुबड़ पट्टी, ये दोनों ध्यान रखनी है आपको। ये बांका पट्टी और कुबड़ पट्टी किस में पाई जाती है? जायल श्रेणी में पाई जाती है, और जायल में फ्लोराइड का जमाव होता है ये। और इन दोनों को, इस बेल्ट को, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? हॉच बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, हॉच बेल्ट या हॉच बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसको? बांका पट्टी और कुबड़ पट्टी को। ये थी नागौरी उच्च भूमि। आज समझ पा रहे हैं? नागौरी उच्च भूमि को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। अब मैं नागौरी उच्च भूमि की बात करूं, देखिए 3 भागों में हमने बांटा है। तो यहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट किया है, देखिए आपको इतना ध्यान रखना है कि नागौरी उच्च भूमि के तीनों भागों में, 3 श्रेणियों में किस में जिप्सम पाया जाता है? मंगलोद में। जिप्सम के जमाव को क्या कहते हैं? हार्डपन। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसके जो अजमेर वाली साइड की बात करूं मैं, ठीक है, तो यहाँ कौन सी है? मकराना है, ठीक है। अजमेर वाली साइड में मकराना श्रेणी है, संगमरमर है। और अजमेर वाली साइड है, अजमेर के दक्षिण पश्चिम की बात करूँ मैं, इधर वाले भाग में, तो ये जायल श्रेणी है। और जायल श्रेणी में क्या है? फ्लोराइड का जमाव पाया जाता है। और फ्लोराइड के कारण यहाँ के लोगों में
कुबड़ टेढ़ा रहता है, यानी हड्डियों में टेढ़ापन पाया जाता है। पानी के फ्लोराइड के कारण यहाँ के लोगों में क्या पाया जाता है, हड्डियों में टेढ़ापन पाया जाता है। उन टेढ़ापन के कारण ही एक बेल्ट का नाम पड़ा है भांका पट्टी और एक बेल्ट का नाम पड़ा है कुबड़ पट्टी। भांका पट्टी कुबड़ पट्टी दोनों एक ही बेल्ट में, लेकिन ये दोनों अलग अलग जिलों में पूछे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है तो आप ध्यान रखेंगे, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान क्या रखना है, देखिए भांका पट्टी की बात करें, भांका पट्टी की मैं बात करूं, यानी हौच बेल्ट के नाम से जानते हैं इस दोनों को। भांका पट्टी कहाँ स्थित है, तो आप इतना ही बताएंगे ये नागौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागौर में स्थित है। बस ये ध्यान रखेंगे। यहाँ के लोगों में फ्लोरोसिस नाम का रोग पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी में क्या पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है, ठीक है। तो अब बात करें कुबड़ पट्टी की, तो अब कुबड़ पट्टी को कुबड़ पट्टी की मैं अगर बात करूं तो कुबड़ पट्टी आप बताएंगे नागौर प्लस अजमेर, नागौर प्लस अजमेर में स्थित है। कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है, नागौर और अजमेर में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये नागौरी उच्चभूमि हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बांगर प्रदेश में आती है, बांगर का भाग है। किसका भाग है, बांगर का भाग है, क्योंकि ये प्रदेश क्या है, उठा हुआ प्रदेश है, और उठे हुए प्रदेश में नदियाँ नहीं आती है, और जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है वो प्रदेश क्या कहलाता है, बांगर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, बांगर प्रदेश कहलाता है। तो नागौरी उच्चभूमि कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर गोडवाड़ प्रदेश और शेखावाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, यानी मध्य में स्थित है। कौन, नागौरी उच्च भूमि। बात समझ पा रहे हैं। तो नागौरी उच्च भूमि कॉन्सेप्ट इतने ध्यान रखने, कॉन्सेप्ट नागौरी उच्च भूमि के, ठीक है। हार्डपन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मंगलो ध्यान रखेंगे, मकराना ध्यान रखेंगे, जायल श्रेणी ध्यान रखेंगे, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे। कुबड़ पट्टी और भांका पट्टी ध्यान रखेंगे। होच बेल्ट के नाम से किसे जानते हैं, इनको दोनों को क्या कहते हैं, होच बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ गोडवाड़ प्रदेश की, यानी कि अर्धशुष्क मरुस्थल के चौथे भाग की मैं बात करूँ, यानी गोडवाड़ प्रदेश की मैं बात करूँ, तो देखिए आप गोडवाड़ प्रदेश कहाँ स्थित है और इसकी लोकेशन कहाँ है। तो आप बताएंगे सर गोडवाड़ प्रदेश की अगर लोकेशन की मैं बात करूँ, देखिए आप ये देखिए आप ये गोडवाड़ प्रदेश है। जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, ये जो प्रदेश है ये गोडवाड़ प्रदेश है, ये देखिए आप, ठीक है। ये प्रदेश गोडवाड़ है, यानी इसमें एक तो आ गया बाड़मेर, एक आ गया पाली, ठीक है, एक आ गया जोधपुर, ठीक है, एक थोड़ा सा भाग इसका आ गया जालोर का। ये मुख्य रूप से क्या है, गोडवाड़ प्रदेश है, ठीक है, जिसे हम लूनी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। लूनी बेसिन के नाम से जानते से गोडवाड़ प्रदेश को, यहाँ लूनी नदी बहती है, ठीक है। और लूनी नदी का कॉन्सेप्ट हम लूनी नदी में पढ़ेंगे, यहाँ नदी की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो घगर नदी में हमने थोड़ी बात की थी, घगर नदी को विस्तार से हम कहाँ पढ़ेंगे, राजस्थान की नदियों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गोडवाड़ प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो आप इतना ध्यान रखेंगे, यहाँ गोडवाड़ी बोली जाती है, गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। एक बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, या किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे गोडवाड़ी। ये लूनी नदी का बेसिन है, लूनी नदी का बेसिन, लूनी नदी का बेसिन भी क्या कहलाता है, इसमें ये बांगर का भाग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का प्राचीन बांगर क्षेत्र, राजस्थान का प्राचीन बांगर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, प्राचीन बांगर क्षेत्र की बात करूं तो कौन सा है, लूनी नदी का बेसिन है। राजस्थान का सबसे प्राचीन बांगर कौन सा है, लूनी नदी का बेसिन है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। गोडवाड़ प्रदेश में यहाँ भाषा कैसे बोली जाती है, गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। और गोडवाड़ प्रदेश ये देखिए बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और पाली का क्षेत्र ये किस में आता है, गोडवाड़ प्रदेश में आता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे गोडवाड़ प्रदेश में। आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप गोडवाड़ प्रदेश में आप एक बात और ध्यान रखेंगे,
इसी गोडवाड़ प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गोडवाड़ प्रदेश में क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप, ये देखिए आप, एक तो आप गोडवाड़ प्रदेश में ध्यान रखेंगे कि सर यहाँ पर देखिए आप, गोडवाड़ प्रदेश में एक बात तो ध्यान रखेंगे, एक तो आप ध्यान रखेंगे 56 की पहाड़ियों की बात करूं मैं, देखिए आप 56 की पहाड़ियाँ, ये ध्यान रखेंगे। ये 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, सिवाना से बालोतरा बाड़मेर में, सिवाना बाड़मेर से बालोतरा बाड़मेर स्थित है। 56 की पहाड़ियों की आकृति कैसी है, गोल गुंबद है, कैसी है, गोल गुंबद जैसी है, गोल गुंबद जैसी आकृति है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर पिपलुद एक गांव है, ठीक है। पिपलुद गांव में हल्देश्वर मंदिर स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। हल्देश्वर मंदिर कौन से गांव में स्थित है, पिपलुद गांव में स्थित है। आप इतना याद रखेंगे, पिपलुद का मतलब पीले की बात हो रही है, हल्देश्वर हल्दी कैसी है, पीली तो होती है, हल्दी कैसी होती है, पीली होती है, ठीक है। हल्देश्वर मंदिर है। और इस पिपलुद को ये ध्यान रखेंगे, पिपलुद गांव में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। किसे, पिपलुद बाड़मेर को राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, इसके अलावा 56 की पहाड़ियों में ये ध्यान रखेंगे, 56 की पहाड़ियों में ये ध्यान रखेंगे, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। कौन से ज़िले में है सर, ये बाड़मेर में सर्वाधिक है, ठीक है, प्लस जालोर में है। और इन 56 की पहाड़ियों में 56 प्रकार अलग अलग 56 टोटल कितनी पहाड़ियाँ हैं, 56 पहाड़ियाँ हैं। और इन 56 की पहाड़ियों में अगर मैं और बात करूं तो आप इतना ध्यान रखेंगे, अगर मैं और बात करूं यहाँ से 56 की पहाड़ियों की बात करूं तो देखिए आप 56 की पहाड़ियों में आप एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें नाकोड़ा पर्वत स्थित है, नाकोड़ा पर्वत स्थित है, ठीक है, नाकोड़ा पर्वत स्थित है। और अगर मैं बात करूं इन 56 की पहाड़ियों की तो आप ध्यान रखेंगे 56 की पहाड़ियों में मेवानगर में नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है, नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। मेवानगर में नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है, जो ये मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को ये समर्पित है। नाकोड़ा भैरव मंदिर ये मेवानगर नाकोड़ा में स्थित है, मेवानगर नाकोड़ा पर्वत, ये कहाँ पड़ता है, नाकोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ियों में पड़ता है। तो इतनी बातें आप 56 की पहाड़ियों में ध्यान रखेंगे। ये 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, गोडवाड़ प्रदेश के पश्चिम भाग में पड़ती हैं। तो 56 की पहाड़ियाँ सिवाना से बालोतरा के मध्य स्थित है, गोल गुंबद जैसी है, पिपलुद गांव में। इन पहाड़ियों में जो पिपलुद गांव है उसमें हल्देश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पिपलुद गांव में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। इसे ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है, जालोर और बाड़मेर में। और इन्हीं पहाड़ियों में क्या है, नाकोड़ा पर्वत है, ये ध्यान रखेंगे। और इन्हीं पहाड़ियों में मेवानगर में कौन है, नाकोड़ा पर भैरव मंदिर है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे किसमें, 56 की पहाड़ियों में। 56 का मैदान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर 56 का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर में स्थित है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर में स्थित है। ये 56 की पहाड़ियाँ हैं। तो हमने 4 भागों की बात की, वो कौन से मरुस्थल के 4 भाग हैं, तो आप देख लीजिए ये कौन मरुस्थल के, देख लीजिए आप। शुष्क मरुस्थल के हम 4 भाग पड़े। नंबर 1 घग्गर नदी का बेसिन, नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि, नंबर 4 गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। और गोडवाड़ प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, तो इसी गोडवाड़ प्रदेश में
इसी गोडवाड़ प्रदेश में आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है इस गोडवाड़ प्रदेश में, और बातें क्या ध्यान रखनी है। तो देखिए आप गोडवाड़ प्रदेश में और क्या ध्यान रखना है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए अब ये अरावली है, ठीक है, ये क्या है, अरावली है, ये क्या है, अरावली है। गोडवाड़ प्रदेश में और क्या ध्यान रखना है वो देखिए आप, ये अरावली है, ठीक है, ये जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और ये जसवंतपुरा की पहाड़ी के बाद में ये झालोर पर्वत है, और ये झालोर पर्वत के बाद में, समझ पा रहे हो ना आप, झालोर पर्वत है, और झालोर पर्वत के बाद में ये रानीवाड़ा उच्च भूमि है। बात समझ पा रहे हैं, रानीवाड़ा उच्च भूमि है, ठीक है। तो आप ये बात और ध्यान रखेंगे, अरावली के पश्चिम भाग में, देखिए ये अरावली है और ये इधर वाला कौन सा भाग है, पश्चिम भाग है। देखिए अरावली के कौन से भाग की बात कर रहे हैं, पश्चिम भाग की बात कर रहे हैं। ये अरावली है, अरावली के कौन से भाग की बात करूँ, पश्चिम भाग में, अरावली के पश्चिम भाग की मैं बात करूँ इधर में, तो क्रमशः देखिए कौन सी है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, जसवंतपुरा पहाड़ियाँ जालोर में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, जालोर में, ठीक है। और जसवंतपुरा की पहाड़ी के बाद में आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए आप झालोर पर्वत ध्यान रखना है, झालोर पर्वत ध्यान रखेंगे, ठीक है, झालोर पर्वत ध्यान रखना है। और झालोर पर्वत के बाद में आप ध्यान रखेंगे और रानीवाड़ा, रानीवाड़ा उच्च भूमि ध्यान रखेंगे, उच्च भूमि, रानीवाड़ा उच्च भूमि आप ध्यान रखेंगे। ये तीन क्रमश आप ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए अरावली के बाद में एक क्रमश है, आप तीन बातें और ध्यान रखेंगे। 56 की पहाड़ियों की हमने बात की है, तो गोडवाड़ प्रदेश में ये तीन बातें आप और ध्यान रखेंगे। और इन तीनों बातों में आप क्या ध्यान रखेंगे, इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, डोरा है। इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, डोरा है। तो 869 मीटर स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और पूर्वी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आप ध्यान रखेंगे, चंदवाड़ी है। उसकी बात भी हम करने वाले हैं। उसकी बात हम कहाँ करेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में करेंगे। तो अरावली की पश्चिमी मरुस्थल की बात करूँ या पश्चिमी राजस्थान की बात करूँ तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा है। जसवंतपुरा की पहाड़ी में है। क्रम ध्यान रखेंगे, इसकी तीन चोटी आप ध्यान रखेंगे, इसराना, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला भाकर, ठीक है। इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला भाकर, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला भाकर, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें ये ध्यान क्या रखेंगे, देखिए आप इतना ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, ये कितनी है, आप ध्यान रखेंगे 838 मीटर है। ये कितनी है, 730 मीटर है, ठीक है। ये कितनी है, 588 मीटर है। ये ध्यान रखेंगे। तो इनका क्रम पूछ ले, ये क्या है, चोटियाँ हैं। क्या है, चोटियाँ भी है और ये पर्वत श्रेणी का भाग भी है। ये पर्वत श्रेणियाँ भी हैं और ये चोटियाँ भी है। जालोर पर्वत में पर्वत श्रेणियाँ और ये चोटियाँ भी हैं, आप ध्यान रखेंगे। जैसे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ भी हैं और ठीक है, ऐसे चोटियाँ भी है, इस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। और अब बात करें किसकी, अब बात आ रही है रानीवाड़ा उच्च भूमि की बात हो रही है। तो रानीवाड़ी उच्च भूमि की मैं बात करूं तो देखिए आप रानीवाड़ा उच्च भूमि में आप इतना ध्यान रखेंगे, ये तो बांगर का भाग है। कैसी उठी हुई भूमि है, तो ये किसका प्रदेश है, किस प्रदेश में आती है, बांगर भाग में आती है, बांगर प्रदेश में आती है, बांगर के भाग में आती है। और ये वृक्ष विहीन भूमि है, ठीक है। रानीवाड़ा में आती है, वृक्ष विहीन भूमि है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, रानीवाड़ा उच्च भूमि है। और रानीवाड़ा उच्च भूमि कहाँ स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कहाँ स्थित है, जालोर में स्थित है। रानीवाड़ा उच्च भूमि कहाँ स्थित है, जालोर में स्थित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। तो
ये था गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश में ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। शेखावाटी प्रदेश हो गया, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम चलें तो देखिए मरुस्थल में महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें, देखिए मरुस्थल में हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए हैं, उसके बाद में आगे वाले पॉइंटों की ओर चलें तो मरुस्थल में महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर बात करें तो जल संरक्षण की विधियाँ, देखिए आप जल संरक्षण की विधियों में इसे दो भागों में बांटा गया है। देखिए आप इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो वर्षा जल संरक्षण की विधि में एक तो बांटा गया है वर्षा जल संरक्षण की विधि, ठीक है, वर्षा जल संरक्षण की विधि। एक होती है परंपरागत, ठीक है, एक होती है परंपरागत। की बात करूं मैं तो देखिए परंपरागत, ये देखिए आप वर्षा जल संरक्षण विधि और परंपरागत विधि, यानी जल को संरक्षण करने के लिए दो विधियां हैं, एक तो वर्षा जल संरक्षण विधि और एक परंपरागत। जो परंपरा मतलब अब तक चलती आ रही है, तो परंपरा में तो आप ध्यान क्या रखेंगे, जैसे कुआं है, कुई है, ठीक है, तालाब है, नहर है, तालाब है, ठीक है, बावड़ी है, ठीक है, तालाब है, बावड़ियाँ हैं, बावड़ी, ठीक है, जोहड़ है, ठीक है, कुआं, कुई, तालाब, बावड़ी, ठीक है, झील, ठीक है, कुआं, कुई, तालाब, बावड़ी, जोहड़, झील, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बात क्या है, परंपरागत विधि, यानी इनके द्वारा परंपरा से चलता आ रहा है। इनके वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधियां ही है। नॉर्मल ध्यान रखेंगे, कुआं, कुई, तालाब, बावड़ी, जोहड़, झील, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। वर्षा जल संरक्षण की मैं विधियों की अगर मैं बात करूं, जैसे टांका है, मदार भी कहते हैं इसे, पायतन भी कहते हैं इसे, इतने नाम एक ही है, टांका, मदार, पायतन, ये इसके नाम है। इसके अलावा और देखिए आप, झालरा है, झालरा है, खड़ीन है, खड़ीन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब विधियां हैं, ठीक है। तो ये सब विधियां देखिए, वर्षा जल संरक्षण विधि, वर्षा जल संरक्षण विधियों की बात करूँ तो टांका, मदार और पायथन ये एक ही बात है, ठीक है। इसमें कौन सी है, झालरा है, ठीक है, खड़ीन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये सब ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन में देखिए यहाँ से तीन ऑप्शन इधर से आएंगे, एक इधर से आएगा, बोलेगा वर्षा जल संरक्षण की विधि कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे नॉर्मल चीज़। और बाद में हम वर्षा जल संरक्षण का क्षेत्र और जल संरक्षण पॉइंट पढ़ेंगे, तो वहाँ इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये नॉर्मल पॉइंट आ गया आपके सामने, तो बता दें। तो परंपरागत विधियों की ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे वर्षा जल संरक्षण की विधि ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप मैं बता दूं इधर, देखिए आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं बताऊं तो आप एक नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबी परियोजना, जल स्वावलंबी योजना, ठीक है, जल स्वावलंबी योजना, ठीक है। अब देखिए आप, जल स्वावलंबी योजना,
ठीक है। ये कब प्रारंभ की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे 27 जनवरी, ठीक है, 27 जनवरी 2016 को की गई थी। कहाँ से की गई थी, गर्दनखेड़ी से की गई थी, गर्दनखेड़ी। अच्छा, ये गर्दनखेड़ी कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में, झालावाड़ में की गई थी, ठीक है, झालावाड़ से की गई थी, गर्दनखेड़ी से, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके चरण कितने चल रहे हैं, अब देखिए, आप ये भी आप ध्यान रखेंगे। चरण की मैं बात करूँ तो 4 चरण इसके ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके कितने चरण ध्यान रखेंगे, 4 चरण। नंबर 1 चरण, तो ये जनवरी, पहला चरण इसका जनवरी 2016 में चला, ठीक है। दूसरे चरण की मैं अगर बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 तक चला, ठीक है। तीसरे चरण की मैं बात करूं तो दिसंबर 2017 से तो बात करें तो जनवरी 2018 तक चला, ठीक है। चौथे चरण की मैं बात करूं तो ये दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक चला। तो इसके टोटल कितने चरणों में चला, तो ये आप 4 चरण ध्यान रखेंगे। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबी, ये परियोजना आप ध्यान रखें, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबी परियोजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी, गर्दनखेड़ी झालावाड़ से 27 जनवरी 2016 को, ठीक है। ये जल की बात आ गई तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम इस कॉन्सेप्ट को आगे वाले पॉइंटों में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ बात आ गई तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो डेट याद रखेंगे, गर्दनखेड़ी से प्रारंभ हुई थी जल स्वावलंबी परियोजना, और इसके 4 चरण है। देखिए, आप चरणों को कैसे याद करेंगे, देखिए दिसंबर दिसंबर दिसंबर, और इधर क्या है, जनवरी जनवरी और जनवरी, 16 17 18, ठीक है। ये आप 4 चरण ध्यान रखेंगे। और ये जो परियोजना है ये 4 वाटर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 4 वाटर कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। जल स्वावलंबी जो परियोजना है किस पर आधारित है, 4 वाटर कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट है ये मैं बता दूं, ये 4 वाटर कॉन्सेप्ट पर क्या आधारित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 4 वाटर कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये परियोजना, मैं बता रहा हूँ। और जो रेड कलर से जो मैंने बताया है वो रेड वाले क्या है, वर्षा जल संरक्षण की विधि, और ये परंपरागत जो अब तक चलती आ रही है वो विधि है, ठीक है। आपको पता है कुआं, कुई, तालाब, बावड़ी, जोहड़, झील, इनसे तो हम झील हैं, नहर, इनसे तो हम पानी का संरक्षण पहले से ही करते आ रहे हैं। तालाब हो गया जो आपके सामने है, ठीक है, ये तो है परंपरागत जो पहले से चलते आ रहा है। अब ये वर्षा जल संरक्षण का ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप टांका, मदार जो बनाते हैं ना, छतों का पानी अंदर डालते हैं, ठीक है, चारों से ढाल कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ढालनुमा, तो वो जो भाग है टांका, उसका नाम मदार है, उसी का नाम पायतन है, ठीक है, उसी का नाम क्या है, आगार है, क्या है, आगार। और एक झालरा आती है ऐसी विधि, एक आती खड़िन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी इसी का भाग। आधुनिक वर्षा जल संरक्षण की विधि कौन सी है, ये ध्यान रखेंगे। आधुनिक वर्षा जल संरक्षण की विधि कौन सी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये तो बताया था मैंने जल के बारे में। फिर इनके बारे में मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दिया कि ये परियोजना ध्यान रखेंगे, और ये परियोजना 4 चरणों में स्टार्ट हुई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हटके तो आप ध्यान रखेंगे। 4 वाटर कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये, 4 वाटर कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये परियोजना। 4 कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, देखिए 4 कॉन्सेप्ट ये है। 127 जल बढ़ाना, सतही जल में वृद्धि करना, एक भूमिगत जल में वृद्धि, ठीक है, एक वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, एक है मृदा में नमी, मृदा में क्या है, नमी।
ये देखिए आप, इसके 4 कॉन्सेप्ट है, 4 वाटर कॉन्सेप्ट। इनमें से एक कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, वर्षा जल संरक्षण। देखिए आप क्या आ रहा है, वर्षा जल संरक्षण, तो यही तो है वर्षा जल संरक्षण। बात समझ पा रहे हैं? इसी परियोजना का हिस्सा है वर्षा जल संरक्षण, क्योंकि ये इस परियोजना के कितने कॉन्सेप्ट हैं, 4 कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट क्या था, वर्षा जल संरक्षण की विधियां। तो वर्षा जल संरक्षण की विधि ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना, ये एक ही नाम है, टांका, मदार, पायथन, एक ही बात है। झालरा, खड़ीन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और इनमें से आधुनिक कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये परंपरागत रूप से चलता आ रहा है, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, अब ये याद कर लो, इनके अलावा, मेरी बात समझ रहे हो आप, इनके अलावा जो भी आ रहा है वो परंपरागत जल, ठीक है, परंपरागत जल विधि है, ठीक है। और ये कौन सी है, वर्षा जल संरक्षण। तो ये विधि ध्यान रखेंगे। इसी विधि का एक भाग ये देखिए आप, जो हम पढ़ रहे हैं इसी परियोजना का एक भाग है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक परियोजना हमने समझाई है, और एक 16 पॉइंट मैंने क्लियर किया है, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है। और आगे वाले पॉइंट अगली क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और ये सभी पॉइंट किसके चल रहे हैं, मरुस्थल के चल रहे हैं, ठीक है। और आगे वाले पॉइंट हम आगे मरुस्थल में क्लियर करेंगे, ठीक है।